जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 NNTSC चैनल। दिस इज कुणाल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यार। बेसिकली ये वीडियो एक दिन बाद आ रही है, ठीक है। हमने कल भी लाइव सेशन ट्राई किया था करने का, बट ड्यू टू सम एरर वो सेशन नहीं हो पाया था। सो दैट्स वाई ये लेक्चर पूरा का पूरा आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर नो बातचीत, ओनली कंटेंट की बात हो रही होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देर किए। तो अभी तक जितने भी बच्चे यार टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किए हो अपने आप को, देखो कहीं ना कहीं आप अपना ही लॉस कर रहे हो यार, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की कर रहे होते हैं तो आपको साथ ही साथ अपने आप को उस एग्जाम में बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। और ड्यू टू दैट आपको टेस्ट सीरीज कहीं का भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप हमारे साथ ही जुड़िए, कहीं का भी अगर आपने अभी तक नहीं लिया, मेक श्योर कहीं ना कहीं का आप जरूर ले लें। तो अगर आप हमारे यहाँ आते हैं देन यू हैव टू ऑफर्स कि आप भाई टेस्ट सीरीज अगर लेना चाह रहे हैं सिर्फ, तो देन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर पर्सनलाइज मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं तो मेंटरशिप, जिसमें क्या होने वाला है भैया, मेंटरशिप में टेस्ट सीरीज तो क्लियर है कि भैया टेस्ट आपको मिलेंगे वहां पर, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे बस। लेकिन पर्सनलाइज मेंटरशिप में क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ हमारी फुल गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर आप हमसे कनेक्ट रहोगे 24/7। जब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। बाकी ज्वाइन करने के लिए सेम प्रोसीजर, रैंकर्स NTSC ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाइए, इनरोल करिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं यार कि रैंकर्स NTSC ऐप सिर्फ इनरोल करने के लिए ही आप डाउनलोड करिए, आप जरूर डाउनलोड करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स फ्री में दिए जा रहे हैं, आपकी स्टेट के PYQs, नोट्स, DPPs और भी बहुत कुछ आपको फ्री में यहाँ पर दी जा रही है। जो भी वीडियोस आपकी, जितनी भी वीडियोस अभी तक की हुई हैं, वो सब कुछ वहाँ एक प्रॉपर मैनर में अरेंज की गई है। तो जो बच्चा नहीं ढूंढ पा रहा है कि भैया यूट्यूब पे हम नहीं खोज पा रहे, देन आप ऐप पे चले जाइए, आपको हर एक प्रॉपर सेक्शन के लिए एक फोल्डर मिलेगा। NTSC 2023 का जो फिजिक्स का सेक्शन है अलग, जिसमें सारी वीडियोज अपडेट कर दी जाती हैं तुरंत तुरंत। तो फटाफट जाइए, चेक करिए, जितने भी फ्री चीजें एटलीस्ट उनका तो फायदा उठाइए अगर आप ये चीजें नहीं ले रहे हैं देन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि मान लीजिए कोई भी एटम, मान लीजिए ए मैंने दिया था A2+, तो इसके बारे में बोला था मैंने कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली देखो, प्रोटॉन की बात आप नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो आपको ऐड करने में या फिर निकालने में बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस फील होती है भाई, उतना आप काम नहीं कर सकते हो, दिवाला निकल जाएगा इनको डिस्टर्ब करने में। जबकि कोई भी एटम है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ए है, ठीक है, इनके पास हो सकता है कुछ n नंबर ऑफ क्या हो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। और सेम भाई न्यूट्रल एटम है, अभी कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, है ना, n नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि न्यूट्रल एटम भाई तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, तो दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर बात है ना। अब लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अगर देखो अब मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास था और 5 प्रोटॉन भी इनके पास था। एक समय के लिए मैंने एज्यूम कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है कि ए के ऊपर +2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहा हूँ। देखो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकाल लेता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लेता हूँ, अब क्या होगी गाथा कि अब भैया इनके पास, अब इनके पास क्या होगा, देखो 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा प्लस 5 प्रोटॉन बचेगा। बोलो, अभी भाई प्रोटॉन तो है इसके पास, इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, 2 निकाल लिया, जबकि उसमें से अभी भी 5 प्रोटॉन इनके पास बचा, 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास बचा। तो अब एक बार देखो, एक बार इनको कंसिडर करने की कोशिश करो कि जैसे ये अभी पहले न्यूट्रल थे तो इनके पास बराबर था, मतलब 5 पॉजिटिव को 5 निगेटिव खा जा रहा था, कैंसिल कर दे रहा था, दोनों मिला के इक्वल हो जा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि 3 निगेटिव बचा है और 5 पॉजिटिव बचा है। तो भाई ओवरऑल आपको चार्ज कितना दिख रहा होगा, तो ए के ऊपर बात करें तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन के साथ मर्ज होके खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी 2 प्रोटॉन बचा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमें इस
एटम पर दिखने लगेगा बाहर की तरफ 2+। तो ये है कहानी की डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली बोल सकते हो। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन बोलना थोड़ा सा अजीब होगा, गलत होगा, लेकिन आप डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, या फिर अगर निगेटिव चार्ज होता तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अभी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि क्यों मैं इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडरेशन में ले रहा हूं, क्यों प्रोटॉन को कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूं। ठीक है, चलिए इतनी बात सही है। बाकी आप देखेंगे तो बात वही कि आप प्रोटॉन ऐड कर दो 2 ठो तो चार्ज 2 पॉजिटिव आ जाएगा, बट वो इजियर टास्क नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ मॉडल्स की कि भाई आपकी जो एटम है उसके ऊपर मॉडल दिया गया कि कैसा होगा स्ट्रक्चर एटम का। तो उसके बेसिस पे कुछ मॉडल्स आए, जिसमें से पहला था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने बस सिंपल सा, हमें कुछ बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, बहुत डीप में चले गए है ना, बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा और बहुत कुछ इससे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, बस एक बार तुम जान जाओ कि क्या प्रोसीजर था, कैसे कैसे हम लोग निकले, कैसे कैसे हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता गया, और हम धीरे धीरे आज इस लेवल पर है कि सारी चीजें लगभग लगभग आप जान रहे हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें बाकी है खोजना, बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि सबसे पहला आपके पास बताया गया था कि भाई कोई भी एटम है उसका स्ट्रक्चर स्फीयर की तरह होता है, पॉजिटिव स्फीयर की तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, तो वाटरमेलन में जो उसके बीज होते हैं जैसे वो फैले होते हैं, या फिर केक आपने देखा होगा, केक पे जो आप ब्लैक कलर की डॉट डॉट लगाते हो ना, वो चेरीज, ठीक है, तो वो उस तरीके से स्ट्रक्चर इस तरीके का फैला होगा कि कोई भी एक एटम है जिसका शेप क्या होगा, एटम का पॉजिटिव स्फीयर की तरह कंसिडर किया उन्होंने, और इलेक्ट्रॉन्स क्या किया कि भाई जैसे वाटरमेलन में फैले होते हैं, ऐसे अगर वाटरमेलन का शेप माने तो यहाँ बीज है, यहाँ बीज है, यहाँ बीज है, यहाँ बीज है, ऐसे थ्रू आउट द एटम पूरा का पूरा फैला हुआ है थ्रू आउट द स्फीयर। तो ये कंसिडरेशन थी किसकी, थॉमसन साहब की। और दूसरी कंसिडरेशन थी कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करके रखना था, न्यूट्रल करके रखना था। तो इनके अकॉर्डिंग 2 कंसिडरेशन थी, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा था शेप। लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा है, हम आज के जमाने में भाई ऐसा तो नहीं बोल सकते, आप तुरंत बोल दोगे भैया गलत है ना। लेकिन थॉमसन साहब उस समय कुछ बोला था इन्होंने, तो इनको कोई भाई रोक नहीं पाया था कि आप गलत बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं, तो इतनी पे ही कंसिडरेशन मान ली गई। लेकिन और फर्दर चीजें आगे जाती गई है ना, और भी फर्दर आगे जाती गई, जहां पर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड साहब द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बेसिकली ये किया गया इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, हीलियम 2+। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेते हो, हीलियम 2+ वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉयल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। देखो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करा रहे थे गोल्ड फॉयल पर। गोल्ड फॉयल पर जब स्कैटरिंग आप कराते हो, गिराते हो, फॉल कराते हो यहाँ पर, यहाँ से आपकी अल्फा रेज जा रही है इस पे। ठीक है, 1 सेकेंड, अल्फा रेज यहां से गई भाई, यहां पे जाने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई हर डायरेक्शन में, इस तरीके से फैल गई। ठीक है, इस तरीके से फैल गई। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन इन्होंने यहां से नोट किया था। पहले तो देखो ध्यान से, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग, कुछ ऑब्जर्वेशन जो निकल के आई वो फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें से निकल के आई थी अल्फा स्कैटरिंग एलिमेंट से। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक सवाल जो पूछा जाता है कि गोल्ड को ही क्यों यूज किया गया, तो काफी मैलिएबल था, थिन बन सकता है। ठीक है, बहुत थिन आप बना सकते हो इसको, और हमारे लिए सूटेबल भी था। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। पहली ऑब्जर्वेशन की उन्होंने जो नोट किया भाई कि बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो तो सिंपली पास कर गई, यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, सिंपली पास कर रही थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड बाय द सम स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, कुछ जो है स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। जबकि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर्स टू रीबाउंड, एक 12,000 में से वापस आ जा रही थी। देखो पहली ऑब्जर्वेशन कि भाई कुछ तो सीधे ऐसे ही पार करके आगे निकल गई, कुछ बेंड हो गई किसी एंगल पर, पर्टिकुलर एंगल पर, कुछ जो कि 12,000 में से एक जो है आउट ऑफ 12,000 एक क्या हो जा रही थी, रीबाउंड हो जा रही थी, मतलब इस तरफ गई तो इसी तरफ से वापस आ जा रही थी। तो ये ऑब्जर्वेशन थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इसके देख लो ऐसा क्यों हो रहा था, तो ध्यान से देखिएगा। इनके अकॉर्डिंग भाई ऐसा कुछ था चीजें, ऐसा इन्होंने कुछ किया था, ऐसा थिन, ये गोल्ड की पूरी सीट है, एटम से मिल मिल के बनी होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
एलिमेंट आप बात करते हैं, किसी भी गोल्ड की बात करो, ये पेन की बात करो, तो ऐसे ही छोटे छोटे एटम मिलके बना रहे होंगे। सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, ये आपको अभी पता चल जाएगा, धीरे धीरे दिख रहा होगा, सारे एटम आइडेंटिकल ही है। ऐसे कर करके सारे एटम्स भाई अरेंज करके एक पूरी एलिमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल्स को इस पर फॉल करा रहे हो। तो बेसिकली देखो कुछ रेस तो डायरेक्टली निकल जा रही है, जबकि कुछ क्या हो रही है यहाँ पर, देखो ये गई डिफ्लेक्ट हो जा रही, और जबकि कुछ देखे जा रही हैं टकरा के फिर वापस आ जा रही, और कुछ गई टकराई इधर चली गई। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस उनको मिल रहे थे, जबकि उनको ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उन्होंने क्या सोचा था कि भाई हीलियम 2+ जो है कहीं ना कहीं इसका मास है 4u, है ना 4u, तो ये इलेक्ट्रॉन के मास से तो काफी ज्यादा होगा, है ना। तो इन्होंने क्या सोचा था कि भाई ये है थोड़ा सा हैवियर पार्टिकल, उस लेवल का हमें डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, हमें उस तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। भाई ये हैवियर पार्टिकल है, ठीक है, ये हैवियर पार्टिकल है एज कंपेयर टू दिस, ये क्या करेगा, सिंपली जाएगा उसको धक्का मार के निकल जाएगा। ये उनका सोचना था, इस तरीके की ऑब्जर्वेशन उन्होंने सोच रखी थी, बट सेम ऑब्जर्वेशन उन्हें देखने को नहीं मिली। भाई वो कुछ लाइट रे तो निकल जा रही थी सीधी सीधी, देखो ये कुछ अल्फा पार्टिकल निकल गए, जबकि कुछ क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, कुछ रीबाउंड हो जा रहे थे। तो ये ऑब्जर्वेशन काफी शॉकिंग था भाई आपके लिए ही, अगर कोई कुछ कर रहे हो आप, अचानक कोई तमाशा मार दे, तो वो वाली शॉकिंग समझ सकते हो। उस तरीके की शॉकिंग उन्हें महसूस हुई कि ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की चीजें निकल के आएंगी, बट आई। तो उसके आगे क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन की गई वो हम लोग अब फटाफट थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया था वो देखते हैं। कंक्लूजन, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर, पहला दो कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन कैसे आया, पहले तो उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, स्कैटरिंग गिराई थिन गोल्ड फॉइल पर, उसके बाद वो स्कैटर हुई, फैली, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी, जो यहाँ पर देख लेना जो आपकी स्कैटरिंग वाला पार्ट था, ठीक है, एक सेकंड में उधर ले जाता हूँ। यहाँ पर इस पे जिंक सल्फाइड पूरा फैला हुआ था, ठीक है, ZnS, आप कभी पूछा जाए तो आई होप बता दोगे आप, ठीक है, उस पे फैला हुआ था, जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि एक्चुअली वैसी चीजें हो रही हैं। अब देखो, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर इंटायर मास इज सपोज टू बी कंसिडर्ड। तो इन्होंने सिंपल से बोला कि एक एटम है, ठीक है, कोई एक एटम आप कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए एटम है, ये एटम स्फेरिकल शेप में, पहले तो सर्कुलर शेप में, एक इसके पास न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। पहली ये आपकी ऑब्जर्वेशन निकल के आई, इन्होंने पहला सोचा। ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा रे क्या है भाई, आपका पॉजिटिवली चार्ज, वो यहां पर जा रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जा रहा है, जबकि कुछ भाई जा रहा है यहां से निकल गए सीधा सीधा, जबकि कुछ हुए यहां पर गए और इधर की तरफ चले गए। मतलब सिंपली ये इनसे क्या हो रहे हैं, सिंपली क्या हो रहे हैं भाई, आप देख रहे हो डेविएट हो जा रहे हैं, है ना। तो उसी सेम तरीके की भाई की पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो इस तरीके की बात है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको क्या बोला गया भाई, न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है, इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया, जबकि पूरे एटम को क्या बोला गया, ये एटम है आपका, ठीक है। तो एक एटम है सर्कुलर शेप का, उसका न्यूक्लियस है छोटा सा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। तो दो ऑब्जर्वेशन आपकी रदरफोर्ड से निकल के आई थी। तीसरी भाई ड्रॉबैक क्या था कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ऐसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ गया घूम रहा है, फिर यहाँ पर घूम रहा है, ये यहाँ पर घूम रहा है, ये यहाँ पर घूम रहा है, ये यहाँ पर घूम रहा है। तो उस टाइम पे ये ऑब्जर्वेशन थी कि भाई ये कोई भी सर्कुलर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन वो क्या कर रहा होगा, एनर्जी को इमिट कर रहा होगा, है ना, एनर्जी को इमिट कर रहा होगा। फोर्स के एक्शन के कारण एनर्जी डिस्टर्ब होती है, आपको पता है, जब भी फोर्स आएगा एनर्जी विल डिस्टर्ब। बट उस टाइम पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी भाई कि सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में आपको चीजें बताई जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ड्यू टू दैट ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, एनर्जी इमिट नहीं हो रही है। तो वो चीजें नहीं पता थी, हमें सिर्फ इतना पता था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो कुछ लोग भाई कंप्लेन करने आ जाते हैं ना हर चीज को लेके, तो कंप्लेशन आई कि भाई आप सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहे हैं, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में घुसेगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन तो है, बट वो सिर्फ आपकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। लेकिन
भाई एक्सेलरेटेड मोशन था तो आपकी एनर्जी क्या होगी, डिसिपिएट होगी, एनर्जी इमिट करेगा ये इलेक्ट्रॉन, इमिट करके क्या हो जाएगा, वो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में, वो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में, है ना। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ड्रॉबैक इनका था कि सिंपली सा स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो सिंपल सा ड्रॉबैक आप यही बोल सकते हो। बट इसके बाद भी अभी यहाँ पर खोज नहीं खत्म नहीं हुई। अगर खत्म हो गई होती तो हमें आज बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता नहीं होती। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल की बात करते हैं तो इनके अंदर भी काफी ज्यादा नील बोर्स, ठीक है, आप एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़िएगा और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। इनके अंदर भी कम, है ना, वो वाली कहानी नहीं थी भाई, बहुत उत्सुक थे ये भी कि मुझे रदरफोर्ड की जो गलती है उसको और सुधारना है, उसको पूरी और डिटेल में चीजें बतानी है, ठीक है, लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इन्होंने ये काम फिर से शुरू कर दिया, खोजबीन किया और चीजें देखो क्या निकल के आई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स और सेल। तो पहली जो चीज इनकी निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अच्छी बात है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है। अब देखो पहला, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, पहले उसकी बात करते हैं। प्रोटॉन होती है प्लस न्यूट्रॉन होती है, ठीक है, सॉरी, प्लस न्यूट्रॉन होती है, ठीक है। और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियॉन्स, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रख लेना। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है दोनों, उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बेसिकली। तो पहला जो है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते तो हैं लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में, मतलब हर इलेक्ट्रॉन की फिक्स ऑर्बिट होती है, सिर्फ उसी ऑर्बिट में ही वो घूमता है। जरूरी नहीं है कि भाई बिना किसी पाथ के वो घूम रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी फिक्स पर्सनल ऑर्बिट होती है। इसके बाद ईच सेल हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन इट। जो ये आपका सेल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस सेल के पास अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को देता है वो, ताकि आप क्या कर रहे हैं, घूमते रहे वहां पे। द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इंक्रीजेज एट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। तो भाई जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, as the associated in orbit as increases as the radius of orbit increases। तो जैसे जैसे रेडियस आप बड़ा करते जाओगे, ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको रेडियस भी बढ़ाना पड़ेगा ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या अगर आप रेडियस बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरीके से आप इसको जरूर याद करिएगा कि अगर हमारी किसी भी ऑर्बिट की रेडियस इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। an electron can move from one cell to another cell, ठीक है, by releasing और absorbing the energy। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सा काम है कि आप सिंपली देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हायर एनर्जी पे होगा, यहाँ पर हायर एनर्जी पर होगा, यहाँ लोअर पर होगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इन्हें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ से यहाँ आना है तो इन्हें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें टेम्परामेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाना है, देन ही हैज टू एमिट द एनर्जी, मतलब बाहर निकालनी पड़ेगी या फिर एब्जॉर्ब लेनी पड़ेगी एनर्जी। कुछ लोगे उस ऑर्बिट के टेम्परामेंट में अपने आप को ले आओगे कि उतनी एनर्जी आपके पास है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहने जा रहे हो, एक गरीब से एक अमीर तक, तो आपको भाई अमीर तक जाने के लिए पैसा चाहिए। अब जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो आप गरीबी वाले में आ जाओगे। तो पैसा इज ऑल अबाउट द एनर्जी, है ना। कंपेयर करो कि एनर्जी, तो भाई इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी चाहिए दूसरे सेल में जाने के लिए, वैसे ही जब एनर्जी हम निकाले या फिर ऐड करें तो सेम थिंग है। अगर अब पैसा आ जाएगा तो आप अमीर सोसाइटी में रहने लगोगे, पैसा खत्म तुरंत आ जाओगे गरीब झोपड़ी में, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन इनके तरफ से थी। फिर इसके बाद बोहर्स मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने पर्टिकुलर सारी एनर्जीज को क्या कर दिया, नाम दे दिया। जितने भी सेल थे, ये क्या है भाई, न्यूक्लियस, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, तो हर ऑर्बिट का एक प्यारा सा नाम दिया गया। इसको के दिया गया, एल एम, इसके आगे एन ओ पी, ऐसे चलता चला जाएगा। तो मतलब जो पहली सेल थी उसका नाम के दिया गया, दूसरी सेल को एल दिया गया, तीसरी को एम एन ओ, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा नाम दिया गया, ठीक है, क्लियर है। इसको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आप क्या करते जाएंगे, नामकरण इसका करते जाएंगे। तो देखिए इनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन थी भाई कि अब देखिए पहली बात कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है।
अगर सेल की बात करें तो आप सेल में क्या भरते हो, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो। अब देखो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो कैसे अरेंजमेंट होगी कि भाई एक अगर सोडियम का एटम ले लो, एक हाइड्रोजन का एटम ले लो, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, एक में 11 इलेक्ट्रॉन, तो भाई दोनों में से जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरीके से होगी, कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आएंगे, ये अरेंजमेंट बहुत ही प्यारा है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अरेंज करते हैं बेसिकली, अगर अरेंजमेंट हमें करना होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट, द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन गाइडलाइंस, जो पहली गाइडलाइंस है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। तो देखिए 2n², ये क्या है भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए n क्या है, तो अभी हमने ऑर्बिट का यहाँ पे सेल का नाम रखा था, k का 1 रखा था, ये n बराबर, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो k की बात करूं तो 1 है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने देखा कि k की बात करूं तो 1 है अपने पास, l की बात करूं तो 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर मैं k की बात करूं तो k में देखिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फटाफट देखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया 2n², तो k में कितना आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बोलिए l की बात करूं तो इसमें कितना आ जाएगा, l की बात करूं 2 × 2 का होल स्क्वायर, n की बराबर 2 वैल्यू रखते जाओ, ये बराबर n की वैल्यू है, ये भी 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 n की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, सिंपली n की वैल्यू पुट करते जाना है। तो 2 × ये कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन, 25 और दूना 50 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जितने भी सेल्स होंगे सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला 2n², ठीक है। दूसरी जो भाई ऑब्जर्व एक स्टेप है, दूसरा प्रोसीजर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट इज 8। तो भैया एक पहली ऑब्जर्वेशन तो होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आप, है ना। लेकिन तीसरी जो है भाई वो क्या है कि आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं किसी भी आउटर मोस्ट, जो बाहरी, आउटर मोस्ट का मतलब क्या है, बाहरी, है ना। आउटर मोस्ट का मतलब क्या है कि बाहरी, जो सबसे बाहर वाली सेल होगी उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आप भर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक की। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर सेल को भरेंगे, ये चीज आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, इनर सेल, फिर कहाँ जाओगे आप, आउटर सेल। तो जो हमारा भरने का तरीका होता है, इलेक्ट्रॉन पहले इनर सेल में भरते जाएंगे, फिर क्या करते जाएंगे, आउटर सेल में। तो एग्जांपल के तौर पे पहले k में भरेंगे, फिर l में भरेंगे, फिर m में भरेंगे, फिर n में भरेंगे। तो जो भरने का इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो डायरेक्शन होगा, पहले k में होगा, फिर l में, फिर m में, फिर n में। तो इनर सेल को भरने के बाद ही आप क्या करेंगे, आउटर सेल में जाएंगे। यही सेल आपको क्या करना है, स्टेप वाइज मैनर में इसको फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो कुछ हम लोग इसके ऊपर कर लेते हैं। पहला मान लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, ठीक है, दूसरा बेरिलियम का, ठीक है, फिर बोरॉन का, फिर चलिए कार्बन का, ठीक है। तो चलिए फटाफट भरते हैं भाई। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पहले हम लोग शेप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया क्या हमारा, न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट k, एक ऑर्बिट l। देखो ये क्या है, k है, ये l है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दो, इस तरीके से भर दो k में। देखो पहले कहाँ भरोगे, यहाँ लिख लो k l। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे आप, k में भरोगे पहले, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसके बाद करें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे। क्यों, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा कि एक हर सेल में कितनी आ सकती है। तो k की बात करूं तो k में देखो, k में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो। फिर l की बात करूं तो l में आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर
के में आपने 2 भर दिया, बचा 2, तो वो वाला 2 कहाँ भर दोगे, एल में भर लोगे। फिर यहाँ पर इसके पास 5 है, तो पहले वाले में तो 2 फिक्स है, अगले वाले में 3 भर लो। फिर इसमें पहले वाले में 2 फिक्स है, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन भर लो। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ किसका भाई, अगर मैं बनाना चाहूँ किसका, मान लीजिए कार्बन का, ठीक है, मैं कार्बन का यहाँ पर बना रहा हूँ, कार्बन का ये हो गया 1 2 3, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा, ये के में भरा। ये कौन सा सेल था, के वाला, ये कौन सा है, एल वाला। तो के में 2 आ गया, एल में 4 आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, एल में आ गए। तो इस तरीके की आपको फीलिंग कर लेनी है। आप सोडियम का जरूर बना के मुझे बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। सिंपली एक ये न्यूक्लियस हो गया, के सेल, एल सेल, ठीक है, उसके बाद एम सेल, एन सेल, ऐसे ही भरते चले जाओगे। बट देखो, ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इसमें भर लेते हैं। चलो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना बचा भाई, 9 बचा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही भर सकते दूसरे में, और तीसरे में एम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो के एल एम, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो क्या आप बता सकते हैं क्या आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, किस केस में, हर केस में आपको बताना है। तो आउटर मोस्ट सेल भाई जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा हो। हम कैसे भर रहे हैं, पहले के में भरेंगे, फिर एल में भरेंगे। तो पहला इसका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, के होगा, हाइड्रोजन का। बेरिलियम की बात करूं तो भाई ये तो इनर हो गया, इसको क्या बोलोगे, इनर बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, आउटर बोलोगे। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल बी योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। तो इस केस में देखिए भाई, इन केस में भी इनर ये होगा, इनर होगा, ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे के से, दैट विल बी इनर, और जो सबसे लास्ट में मिलेगा दैट विल बी आउटर। फिर ये इनर, ठीक है, ये इनर, ये क्या होंगे, आउटर। इस केस में देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनर के केस में आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आउटर के केस में। तो भाई आउटर सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल बी योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीजें भर सकते हो जितना आप भरना चाहो, ठीक है। चलिए वैलेंसी की अब बात कर लेते हैं। तो वैलेंसी बेसिकली है क्या, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। देखो पहली बात कि अगर कोई भी एटम है, ठीक है, वो दोस्ती कर रहा है किसी दूसरे से। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं आपको, सिंपल सा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है, जो मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। इनका देखिए अभी एक जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी यहाँ पर, मैं आई होप पहले दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना ऑब्जर्वेशन तुम लोग, कि कोई भी एटम स्टेबल मिलता है हमें आगे, और इसको देखोगे स्टेबल मिलता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। हम इसीलिए भरते थे कि भाई आउटर मोस्ट सेल में क्यों मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन बोला गया था। अभी आपने पीछे देखा होगा कि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आप भर सकते हो। क्यों, क्योंकि उसके बाद वो स्टेबल हो जाता था, ठीक है। जितने भी आपके आगे जाओगे आर्गन, ठीक है, या फिर नियॉन गैस, जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, वो उनके पीछे का यही रीजन था कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो स्टेबल बोली जाती थी। जो भी कोई भी एलिमेंट का भी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या तो वो भाई अब आप पहले से हो, ठीक है, या तो वो पहले से हो, पहला तरीका क्या कि वो पहले से ऐसा हो, या फिर हम क्या करें उसको बना दें, है ना, बना दें बाद में उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल के। तो पहला केस जो पहले से होता है उन्हें इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं हम, ठीक है, जिसमें पहले से होता है उन्हें इनर्ट एलिमेंट बोलते हो आप, ठीक है। और जो आप बनाते हो बेसिकली वो कंपाउंड बनाते हो या फिर मॉलिक्यूल बनाते हो, जो भी आप बनाते हो इस तरीके का काम आप करते हो। तो हमने भी हाइड्रोजन का एटम H2O का लिया था एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के पास आप देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, बट दो इनर में आते हैं, 6 आउटर में आते हैं। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6,
ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन के पास एक और दूसरे वाले के पास भी एक। तो ये क्या करते हैं, इनसे शेयरिंग कर लेते हैं और ये भाई साहब कर लेते हैं इनसे शेयरिंग। तो देखो ये क्या है, बॉन्ड बन गया, इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड बोलते हैं। तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, ये शेयरिंग कर ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। ये ऑक्सीजन बोलेगा मुझे स्टेबल होने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 और 6 ये ऐसे भरते हो ना, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 है, इसको 8 अगर हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, 8 अगर हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से अगर शेयर कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन भाई देखो जब जरूरत पड़े दुनिया को दिखाने की कि आप स्टेबल हैं कि नहीं, मान लो जांच बैठी, सीबीआई इंक्वायरी बैठी इनके ऊपर, तो ये क्या करते हैं, बोलेंगे कि हाइड्रोजन तुम ऐसा काम करो, अभी के लिए मुझे अपना आइटम दे दो। जैसे कॉपी, स्कूल में आपने देखा होगा जब टीचर होमवर्क चेक करता है, तुम बोलते हो अपने दोस्त को अपनी कॉपी मुझे दे दो, ठीक है, जब टीचर आएगा तो मैं चेक करा लूंगा, जब तुम्हारे पास आएगा मैं तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो वही चीज है कि जब ऑक्सीजन के पास दुनिया गई चेक करने कि भाई आप स्टेबल हैं कि नहीं है, तो इन्होंने हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपना बना के दिखा दिया कि 6 तो इनके पास थे, 2 इनका दिखा दिया, का मैं स्टेबल हूं भाई, 8 है मेरे पास। ठीक है, सेम हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट, इसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। जो आप यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसे हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, आगे ऑक्टेट रूल आप पढ़ोगे। ठीक है, ऑक्टेट बोलते हैं जबकि जब हाइड्रोजन है वो अपना सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब के सेल है, सेल ही उसके पास के है, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। देखो जितना मैक्सिमम कैपेबिलिटी वो सेल की 2 ही कैपेबिलिटी है के की, तो हाइड्रोजन क्या करता है, भाई मेरी कैपेबिलिटी 2 ही की है तो मैं 2 कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता हूँ। तो अब दुनिया को दिखाना होगा इन हाइड्रोजन को, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दिखा के स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, ये वाले को तो ये अपना दिखा देगा, एक ऑक्सीजन का दिखा देगा। तो ये एक तरीका है अपना स्टेबिलिटी शो करने का। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, तो वो यहां पर तरीका है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, वो एक तरीका है कंबाइनिंग कैपेसिटी अपनी दिखाने का। तो कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है, या फिर लूज करेगा या फिर गेन करेगा। ठीक है, ये सब कुछ कैसा होता है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे। और वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हमारा काम है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल, पहला एग्जांपल सोडियम का लेता हूँ। तो सोडियम के लिए फीलिंग करिए, के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ठीक है, तो इसके पास 11 है। तो मैं क्या करता हूँ, के में पहले 2 ठो भर देता हूँ, क्योंकि 2 के लेगा। पहले हम इनर भरेंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, बचा 9। ये क्या है, 8 ले सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इनके में भर दिया। अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो कि भाई पहले आपने ये भर लिया, ठीक है, के भर लिया, अच्छी बात है, एल भर लिया, अच्छी बात है। लेकिन एम आप जब भर रहे हो तो ये कौन सा सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है, बोलो आउटर मोस्ट सेल है ना। अब बोलोगे कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, 1 हो जाएगी। अब देखो ऐसा क्यों आप कर रहे हो, क्यों आउटर मोस्ट सेल में 1 बोल रहे हो, देखो ध्यान से। अभी आपके पास यहाँ 2 है, 8 है, 1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस तरीके से आप लिखते हो, पहले के का इलेक्ट्रॉन, फिर एम का इलेक्ट्रॉन, एल का इलेक्ट्रॉन, फिर एम का। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैं हटा दूं, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं, अभी 1 सेकेंड के लिए हटा दे रहा हूं, तो अब क्या कन्फिग्रेशन होगा, 2 और 8। तो अब आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया, ये हो गया। तो भाई 8 है लास्ट में, तो अब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। बोलो अब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा ना। बोलो भाई ध्यान से, कि पहले 2 8 1 था, मैं 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो भाई 2 8 हो गया। अब आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। अभी आपने पीछे देखा ऑक्टेट रूल, अभी आप पढ़ोगे आगे, परेशान मत होइएगा। 2 8 तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्लियर बात। तो ऐसे ही चलिए एक और ले लेते हैं भाई, ऐसे ही ऑक्सीजन का लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ के एल एम,
तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो के खा जाएगा, फिर उसके बाद बचा 6 इलेक्ट्रॉन ये खा गए। ठीक है, बचा 6 इलेक्ट्रॉन ये खा गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, इनर सेल हो जाएगा, ये आउटर सेल हो जाएगा। अब यहाँ मजा आएगा। अब बताइए फटाफट, मैं भी रुका हुआ हूँ, कितनी वैलेंसी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 6 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 6 है। बोलो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पर? 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, कितनी होगी बताइए? बताइए। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ फिर से, इनको क्या करना है, हमें स्टेबल करना है। ऑक्सीजन को वैलेंसी आप निकालने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एलिमेंट को स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए हमें पता है कि आउटर मोस्ट सेल में हमें क्या करना होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, क्योंकि तभी वो स्टेबल होगा, इनर्ट हो जाएगा। तो भाई ये क्या है, इनर है। ठीक है, पहले आउटर मोस्ट सेल पहचानना आप शुरू करिए कि जो सबसे लास्ट वाला होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया होगा, दैट विल बी आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई 6 को अगर 8 बनाना है, 6 को अगर हमें 8 बनाना है, तो हम क्या कर दें, 2 ऐड कर दें। बोलिए, 2 ऐड कर दें, तो यही 2 जो चाहत है, यही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आप बात करेंगे, वैलेंसी की अभी हम बात कर रहे थे, वो वैलेंसी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके। ठीक है, तो वैलेंसी समझ में आ गई कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मेक एटम स्टेबल। ठीक है, रिक्वायर्ड या फिर बेसिकली रिक्वायर्ड या फिर डोनेट कितना करना है, रिक्वायर्ड दोनों में आ जाएगा, नीड है या फिर डोनेशन, दोनों कंडीशन है वहां पे। ठीक है, तो वैलेंसी सिंपली है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 है तो 6 है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक कहानी। चलिए अब कुछ बता दीजिए भाई, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ मैं एलिमेंट दे रहा हूं, फटाफट आप वैलेंसी निकालते चलिए। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है नियॉन, तीसरा है तीसरा क्या दे दूं भाई, चलिए एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए। फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, मैग्नीशियम, नियॉन, एल्यूमिनियम। तो फटाफट करिए। चलिए वीडियो स्टॉप कर लो, फिर सॉल्यूशन देखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, KLM। जब भी इस तरीके का काम हो, वैलेंसी निकालना हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो, या फिर आपसे पूछ दिया जाता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे वैलेंस होंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैग्नीशियम का पहले एटॉमिक नंबर याद हो 12, यहाँ पर नियॉन का कितना है भाई, 8। ठीक है, सॉरी 10 है ना, 10 एल्यूमिनियम का 13। ठीक है, तो मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 यहाँ भर दिया मैंने, 8 इसमें आ सकता है, 2 यहाँ आ सकता है। इनकी बात करूं तो 2 यहाँ आ सकता है, 8 ही यहाँ आ सकता है। इनकी बात करूं तो 2 यहाँ आ गया, 8 आ गया, फिर 3 आ गया। अब देखो आउटर मोस्ट सेल किसमें कौन सा है वो देखते चलो। तो आउटर मोस्ट सेल इसमें M है, इसमें ये है, और इसमें भी M है। तो आउटर मोस्ट सेल की बात करूं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बात करूं तो 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पर 8 है, तो ये स्टेबल है पहले से ही भाई। अब इनको कोई, देखो जो पहले से ही भाई अमीर है, उसको और पैसा दे के क्या करोगे तुम, है ना, वो लेगा ही नहीं, बोलेगा भाई मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, तुम्हारी क्या जरूरत है मुझे। तो द सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगी, 2 8 3। तो 3 भाई लास्ट में है, तो 3 क्या हो जाएंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। ये वैलेंसी भी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है इसकी, दोनों। ठीक है, क्योंकि दोनों 4 से कम है। बाकी वैलेंसी निकालना मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा आपको और अच्छे से। ठीक है, चलिए सीख ही लेते हैं वैलेंसी भी, है ना, वैलेंसी निकालना भी सीख ही लेते हैं। कीप, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं करता हूं डुप्लीकेट एंड इसको करता हूं डिलीट। चलिए फटाफट अब करते हैं इसको।
देखो अभी हम वैलेंसी निकालना बेसिकली सीखने की कोशिश करेंगे कि वैलेंसी कैसे आप निकालते हैं। ठीक है, वैलेंसी निकालना, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम कुछ एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर करते चलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सातवां है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम। चलिए यहाँ तक की अभी हम बात करते हैं। तो जो हम बेसिकली प्रोसेस जानते हैं वो बेसिकली के एल एम एन, के एल एम एन। वैसे इतनी सेल की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, बट हमें भी देख ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन के पास जहां इतने बाहर नंबर जो लिखे हुए हैं सीक्वेंस में है, तो जितने नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक आ गया, यहाँ पर दो आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, दो और एक आ जाएगा, यहाँ पर दो और दो आ जाएगा, दो और तीन आ गया, दो और चार आ गया, दो और पाँच आ गया, दो और छः, दो और सात, दो और आठ, ठीक है, दो, आठ और एक, दो, आठ और दो। अब देखिए हम वैलेंसी बेसिकली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको इरेज करते हुए चल रहा हूँ, जितने सेल की जरूरत है उतना ही लिखिए। यहाँ पर मैं वैलेंसी लिखवा रहा हूँ आपसे। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, वैलेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए निकालते कैसे। वैलेंसी जब आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी एक, हीलियम के पास दो, जीरो, क्योंकि इसके पास के में देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो ही आ सकते हैं। तो ये दो इसलिए हो गया क्योंकि ये जीरो इसलिए हो गया क्योंकि स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके पास स्टेबिलिटी है, अभी ये डुप्लेट कंप्लीट कर चुका है, इसके पास नो इलेक्ट्रॉन। और ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट। ठीक है, जो स्टेबल होते हैं पहले से, इनर्ट एलिमेंट। तो हीलियम इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट, या फिर नोबल गैस आप सुनते हो, जो किसी से रिएक्ट नहीं करे, ये पहले से स्टेबल है। ठीक है, इनको किसी की जरूरत नहीं। भाई बोलेंगे के, मेरे पास एक ही सेल ही है के, है ना, एक ही सेल ही है के में मैं भाई दो चाहिए, दो है मेरे पास, मैं खुश हूं बस। लिथियम की बात करूं तो एक, तो यहां पर एक आएगा। ठीक है, बेरिलियम की बात करूं दो आएगा, तीन आएगा, यहां पर चार आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में क्या है, ये है। अब लेकिन इनकी बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं एक इरेज करके लिखता हूं, यहां पर वैलेंसी। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं वैलेंसी। अब देखिएगा यहां मजा आएगा। नाइट्रोजन के पास पांच है तो वैलेंसी क्या होती है, तीन हो जाती है। यहाँ पर दो हो जाती, यहाँ एक हो जाती, यहाँ जीरो हो जाती, यहाँ पर एक, यहाँ दो। ये कैसे आ रहा, देखो पहली बात कि जो वैलेंसी आपकी वो चार और चार से कम ही रहेगी, चार से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, देखिए हमें क्या करना है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करना है, इनको 8 इलेक्ट्रॉन करना है। ठीक है, या फिर हम क्या करें कि डुप्लेट कंप्लीट करा दें। तो बताइए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कर दें। तो आप बोलेंगे भैया 5 इलेक्ट्रॉन एक काम करिए हटा दीजिए, तो दो वाला रह जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये स्टेबल हो जाएगा, इसके पास के सेल ही रहेगा, दो चाहिए, दोनों स्टेबल है। लेकिन एक बात बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो जो हमारे लिए फिजिबल होता है हमेशा हम वही काम करते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, फिजिबल हो, आसान हो और हमारे लिए इजी हो। तो फिजिबल ये कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, 5 निकालने में तुम्हारी इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम्हें दिवाला निकल जाएगा सीरियसली। तो हम क्या करते हैं, सिंपली 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय 3 ऐड कर देते हैं। सो जो जितने आप ऐड कर रहे हो वही उसकी वैलेंसी है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन निकालने से बढ़िया 2 ऐड कर लो तो उसकी वैलेंसी 7, 1। अब देखो आपको एक काम दिया गया कि आपको एटम को स्टेबल बनाना है। ठीक है, आप चाहे जैसे स्टेबल करिए। तो आप क्या करेंगे कि भाई हमारा मेन मोटो या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो उसे डुप्लेट बोलते हैं, या फिर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे ऑक्टेट बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो उसको स्टेबल बनाने के लिए। तो अभी हमारे पास 5 था तो हम 5 निकालेंगे तब ये डुप्लेट कंप्लीट होगा, या तो 3 ठो कहीं से लाके इसको दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 5 निकालना या फिर 3 ठो डाल के निकलो भाई, है ना, इजियर टास्क क्या होगा, 3 वाला। तो वैसे ये काम करते हैं।
तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला भी होता है, आप निकालना चाहेंगे इस तरीके से कभी भी। देखो ये भी यहाँ पर इनर्ट एलिमेंट है, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, क्योंकि आउटर मोस्ट में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि इनमें क्या है भाई कि एक अगर तुम निकाल लोगे तो भाई ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें 7, देखो इनको स्टेबल करने के लिए पहला तरीका 7 ऐड कर दो, दूसरा कि एक जो है उसको रिमूव कर लो। तो देखो इजियर टास्क क्या होगा भाई, 7 ऐड करना या फिर एक निकालना, एक निकाल लो फटाक से। यहां पर देखो 6 ऐड कर लो, ठीक है 6 ऐड कर लो, या फिर क्या कर लो 2 रिमूव कर लो। तो भाई इजियर टास्क क्या होगा, 6 ऐड करूंगा बारी बारी, फटाक से मैं 2 हटा, 4 का इजियर टास्क हो जाएगा। जबकि यहां पर क्या है 4 है, ये देखो 4 है, तो ये क्या करते हैं ना निकलते हैं ना ही क्या करते हैं जाते हैं, ये शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ना 4 ठो फेंकते हैं ना वो करते हैं। तो वैलेंसी के लिए फॉर्मूला लिख लो कि वैलेंसी के लिए फॉर्मूला लिख लो कि वैलेंसी के लिए क्या होगा भाई, अगर ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ, पहला केस है इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ, एक सेकेंड इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं मैं, ठीक है। पहला केस इसके 2 बनेंगे, दोनों केस फटाफट हम लोग कर लेते हैं। पहला इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। देन आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैलेंसी जो होगी उस एटम की, वैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कहानी हो गई पहला। दूसरे की बात करते हैं, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। देन कैसा फॉर्मूला होगा आपके पास वैलेंसी का, देखिए वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। देखो अब इसका यूज करके हम लोग निकाल भी लेते हैं, यहाँ पर फटाफट 2 ठो निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा। पहला अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम का क्या होता है 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है इसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक क्या है लेसर देन और इक्वल टू 4 है, इक्वल टू नहीं लेस देन 4 है, तो पहला फॉर्मूला, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इन भाई साहब की, वैलेंसी क्या हो जाएगी बराबर 1 आ जाएगी। जबकि यहीं पर मैं बात करूं किसकी, दूसरे वाले कंडीशन की बात कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे किसकी बात कर ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की बात कर ले रहा हूं। ऑक्सीजन का क्या आता है 2 और 6, ठीक है। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है यहाँ पर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, बराबर 6 है, विच इज ग्रेटर देन 4, बोलो विच इज ग्रेटर देन 4, 6 है ना, 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 4 है ना। तो भाई देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो दैट विल बी योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाओगे आप, तो फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाने के लिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बी 8 माइनस 6 बराबर 2 आ जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, तो फाइंड वैलेंसी ऑफ पोटेशियम। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर कुछ सिंबल है, इसको देखते हुए चलते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की बात करूँ सिंबल एस से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ है। के में कितना है, देखो पहले के भरते हैं, ठीक है, के भरते हैं, के भर लिया तब एल में गए, के भर लिया फिर एल में गए, के भर लिया 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 फिर एल में गए, ठीक है। और वैलेंसी आप देख सकते हो। और एक जो और बात है कि वैलेंसी विल ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू 4, ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है, कि वैलेंसी हमेशा क्या होगी आपकी लेसर देन 4 और इक्वल टू 4 होती है। चलिए एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। ये मान लीजिए कोई एक एटम है, मैंने मान लिया आपसे कोई एक एटम है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर
इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, उसकी एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूं कि ये एटॉमिक नंबर है उसका, तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर की बात करो आप, जितने भी एटॉमिक नंबर है, मतलब सिंपल सा कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने हैं। ठीक है, अगर वो एटम क्या है, न्यूट्रल है, जिसे आप किससे दिखाते हो, जेड से दिखाते हो। अगर वो एटम क्या है, न्यूट्रल है, इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है, ठीक है, तो भैया एटॉमिक नंबर बराबर लिख लो, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हम यहां से ये निकाल पाते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल पाते हो, क्लियर बात, और एटॉमिक नंबर उसका निकाल पाते हो। जैसे अगर मैं एटॉमिक नंबर सोडियम का आपको बताऊं तो 11 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बोलेंगे कि 11 हैं। कैसे 11 है भैया, एटॉमिक नंबर 11 और एटम हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी आपके पास आएगी एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। ये हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं, मास नंबर। मास नंबर को आप बेसिकली ए से भी दिखाते हो, कभी कभी ए से भी दिखाते हो, या फिर इस तरीके से एम से भी दिखाते हो, दोनों कहानी। तो मास ऑफ एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स। हमें अभी ये बात मैंने पहले क्लास में बताई थी कि मास ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। वेयर लिख लो यहाँ पे, वेयर मास एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन्स, एंड एमएन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, ग्रेट। ऐसा क्यों करते हैं भैया, होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है ना। देखो यहाँ पर ये बात करें तो इसमें प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, जबकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो वो 2000 टाइम्स कम होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना। जो उसका मास है वो 2000 टाइम अप्रॉक्स, ठीक है, 1837 होता है मुझे भी पता है, लेकिन 2000 में बोल रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा फील आए कि 2000 टाइम्स कम होता है इससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम भाई मेजरली इन्हीं दोनों का ले लेते हैं। Hence the proton and neutrons are also called the nucleons। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। सो भाई अगर किसी भी एटम की मास की बात कर रहे हो आप, एटॉमिक मास की बात कर रहे हो, जिसे हम मास नंबर बोलते हैं या फिर एटॉमिक मास बोलते हैं इसे, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। तो ये कैसे होता है भाई, ये क्यों होता है, एक एटम का मास कितना है तो दैट विल बी योर एटॉमिक मास। वो किसके कारण होता है, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो दोनों मिला के उस एटम के मास को बताते हैं। ठीक है, क्लियर है, निकाल लेंगे अब कभी भी किसी भी केस में। ठीक है, चलिए। तो भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे किसी एलिमेंट का आप करते हो, मान लीजिए हमें किसी भी एलिमेंट का करना हुआ तो हम क्या करते हैं, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, उसका मास नंबर लिखते हैं या फिर एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर मैग्नीशियम या फिर सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का क्या है, सोडियम का यहाँ 11 लिखते हो, ऊपर 23 लिखते हो। कार्बन का ले लो, कार्बन का यहाँ 6 लिखोगे, ऊपर 12 लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो। नाइट्रोजन का ले लो, यहाँ 7 लिखोगे, यहाँ 14 लिखोगे। तो इस तरीके की कहानी आप कर सकते हो। एलिमेंट को आप पहले ये एलिमेंट दिखाते हो, फिर एलिमेंट के नीचे नीचे 7 लिखते हो, ऊपर 14। तो ये एटॉमिक नंबर है उसका, ये उसका एटॉमिक मास। ठीक है, आइसोटोप्स की बात कर दे। आइसोटोप्स किसे बोलते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। चलिए इसका एग्जांपल देखिए भाई, एग्जांपल के तौर पर देखिए, हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, इसे क्या बोलते हो आप, प्रोटियम बोलते हो, जिसका नाम है वो मैं बता दे रहा हूँ। इनको आप क्या बोलते हो, ड्यूटेरियम बोलते हो, इनको क्या बोलते हो, ट्राइटियम बोलते हो। तो बेसिकली जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग ग्रुप आपको देखने को मिले तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा भाई एग्जांपल ले सकते हो क्लोरीन का भी, 17, ये 35
और क्लोरीन 17 और 37। तो ये दो आपके एग्जाम्पल है। बेसिकली मेजरली जो कभी कभी पूछे जाते हैं कि ये तीन फॉर्म में बेसिकली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो 1H1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो बेसिकली वेरी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। जब एक सिंगल एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करने लगे, देन आप क्या बोलते हो सिंपली कि भैया ये आपका आइसोटोप्स हो गए एक दूसरे के। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये पहला एग्जाम्पल था आपका हाइड्रोजन का, ये दूसरा एग्जाम्पल था क्लोरीन का। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आइसोटोप्स का कुछ यूज देख लेते हैं। आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज होता है। कुछ आइसोटोप्स हैं यूरेनियम का 235, जिसे हम फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें हम फ्यूल की तरह कोबाल्ट का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये पूछा जा सकता है। आयोडीन, ट्रीटमेंट ऑफ जटर। ठीक है, सोडियम की बात करें तो डिफ्रेंशिएटिंग कैंसर टिश्यूज फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यूज। तो कौन सा टिश्यूज में कैंसर है, कौन सा नॉर्मल है, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सोडियम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना सोडियम के भी 11Na23 और 11Na24। ठीक है, कार्बन की बात करूं तो कार्बन का भी 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, ये भी लिख लेना। ठीक है, यूज्ड डेटिंग फॉर फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन 14 डेटिंग बेसिकली हम बोलते हैं। आप देखोगे तो कार्बन 14 डेटिंग ये किस में यूज करते हैं, एज पता करने में। जो हमारे पहले बहुत समय पहले हड्डियां वगैरह मिलती हैं, डायनासोर्स की हड्डियां, तो कितने साल से वो हड्डियां पड़ी हैं, वो कार्बन 14 डेटिंग इसको बोलते हैं, एज, है ना, एज पता करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करते हैं, जिसे हम कार्बन 14 डेटिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं कि भाई पुराने पुरातत्वों में जो है चीजें उनकी एज पता लगाते हैं। चलिए आगे आइसोबार्स की बात करते हैं। आइसोबार्स क्या है, तो एलिमेंट्स, आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। समझ में आई बात। एग्जाम्पल देखिए, आर्गन की बात करूं तो आर्गन 18 40, कैल्शियम की बात करूं 20 40। ये दोनों क्या है, आइसोबार्स हैं एक दूसरे के। देखो मास नंबर इसमें दोनों में सेम हो गया, जबकि पिछले वाले केस में क्या था, डिफरेंट था। पिछले वाले केस में ऊपर वाला डिफरेंट हो रहा था, नीचे वाला सेम था, जबकि यहाँ पर नीचे वाला डिफरेंट हो, ऊपर वाला सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो चीज छूटी है आइसोटोप्स में, वो ये है कि देखिए कि कोई भी रिएक्शन अगर करने जा रहे हैं, तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल, ये फिजिकल की बात करूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं, केमिकल की, तो देखो केमिकल में क्या होगा भाई, जब भी रिएक्ट करने जाएगा तो हाइड्रोजन ही, तीनों तो हाइड्रोजन ही है, दोनों क्लोरीन ही है। तो जब भी रिएक्शन करने जाएगा, कभी भी पार्टिसिपेट, दोस्ती करने जाएगा तो हाइड्रोजन ही, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है और है तो हाइड्रोजन, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम रहती है। जबकि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। और ये अच्छा सा पूछा हुआ सवाल है एनटीएससी में कि कौन आइसोटोप्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं या फिर बदलती हैं, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं या चेंज हो जाती हैं। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, वो जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइसोबार्स हो गए। अब कुछ क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज रॉन्ग। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रॉन्ग है, तो पहला मैं बेरिलियम का यहाँ करता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, तो ये 2 एंड 2। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन का 8 2 एंड 6। ठीक है, सल्फर का 16 16 2 8 6। फिर उसके बाद फास्फोरस, हाइड्रोजन, अच्छा बेरिलियम का 3 ही होता है यार, है ना। मैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम गलती दिया हुआ है वहां पे। ठीक है, ये बेसिकली 4 ही होगा, ये गलत है, ये यहाँ पर गलत ही दिया है, इसको हटा दो। अच्छा कौन कौन से गलत हैं सारे बताने हैं, है ना, तो पहला ही गलत है भाई। चलिए ठीक है, उसके बाद फास्फोरस की बात करूँ तो 15 2 8
5। तो भाई ये सही है। गलती कौन कौन सा में था, ये में था, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो नहीं किया उन्होंने, 2 फिर 6 ही भरा, पहले इसको 8 भरोगे फिर यहाँ 6 भरोगे, इसलिए ये गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये वाला भी। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम थोड़ी आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। हाँ, फिर इसके बाद चलिए, इन एटम एन इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम एल टू सेन। हाँ बहुत बढ़िया, ये एग्जाम्पल है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैंने भी बताया कि देखिए, अब यहाँ इस सेल की बात करूं तो लोअर एनर्जी पर होगा, लोअर एनर्जी पर होगा। अगर अगले सेल की बात करूं तो जैसे जैसे आप बाहर जाओगे ये हायर एनर्जी पर होगा, हायर एनर्जी पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जाएंगे एनर्जी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करके इसमें जाना है, तो भाई यहाँ पर लो एनर्जी थी, यहाँ हायर एनर्जी है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको एल सेल मान लूँ, इसको एन सेल मान लूँ, तो वही पूछा गया है, एल से अगर एन में जाना होगा तो क्या करना होगा। ठीक है, होमवर्क है, फटाफट बताइएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए, एक बात आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है, यहाँ पर मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस उठाता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये क्या है भाई, इनका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज species are equal, number of electrons in these species are equal। मतलब जो भी एलिमेंट है एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका मतलब उन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, सोडियम प्लस, प्लस मतलब देखो 2 था, 8 था, 1 था, तो हमने एक क्या कर दिया है, निकाल लिया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेते हो, क्योंकि इजियर टास्क है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, तो अब क्या बचा इसके पास, ये तो था सोडियम का, लेकिन इसका क्या होगा, 2 और 8। ठीक है, तो भैया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं इसके पास, 2 और 8 बोलो 10 ही है ना, पहले 11 थे, एक आपने निकाल लिया। तो जिस भी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी बात करूं लिथियम के, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, तो इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन है। आप करते जाओगे, इसमें कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, बेरियम का भाई मुझे याद नहीं है, ठीक है, छोड़िए उसको, फिर भी ये 10 के बराबर तो नहीं आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 8, 2 और 8 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 10 इनके पास, 10 उनके पास। ऐसे आगे, चार्ज ऑन द एटम हैविंग 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक निगेटिव चार्ज होगा, तो -1 होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इसके पास कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर आपको कितना गिवन है, मास नंबर बराबर 55 एंड एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर बराबर 25। तो मास नंबर की अगर मैं बात करूं आपसे, मास नंबर बराबर क्या होता था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों का मास बराबर ही होता है बेसिकली। तो मास नंबर की बात करूं तो मैं, ये 55 है और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 25, तो प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, तो 55 माइनस 25 कितना बचेगा, 30। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत। तो 25 क्या हो गए इसके पास, 25 प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन तो हमेशा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना आ गया था, 25 आ गया था, क्योंकि जितना मास नंबर है ना, एटॉमिक नंबर ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो है बेसिकली। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 25 आ गया, तो ये 25 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलके क्या करेंगे, मास नंबर का वो करेंगे। तो मास नंबर के लिए यहाँ से कहानी आ गई भाई, 55 माइनस 25 30 आ गई, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 25 में से 2 निकाल लो, तो 25 में से 2 अगर निकालते हो 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 23 इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन नहीं है कुछ।
तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहीं पर हम कहानी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक तो आपकी बहुत बेसिक बातें थी, ये बेसिक बातें, और ये सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इनको सीखोगे तभी आप आगे जाके और बढ़िया से क्वेश्चन लगाओगे। तो एक बार पूरा पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, क्वेश्चन लगाना, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बस पढ़ाई मन से करते रहिए। कोई अगर डाउट आता है देन वी आर हियर, जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। फटाफट बताइए ताकि हम आपकी वो सारी क्वेरीज सॉल्व करें जो आपको परेशान कर रही है। बाय बाय एंड जय हिंद।